हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 4। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपन क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। पहला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आईआईटी वाला पूछता है कि क्या होता है एक्चुअली में एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। It represents the simple whole number ratio of a various atoms present in a compound। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन की बात। ये क्या थी? ये तो डेफिनेशन की बात थी, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? चलो वो समझते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं एक क्या लेता हूँ, एक फॉर्मूला लेता हूँ ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का लेता हूँ। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? अगर सिंपल में लिखता हूँ, अभी मुझे नहीं पता है कि एम्पिरिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है। एक सिंपल हमने बस ये पता है कि C6H12 और O6 कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला पूछेंगे ना, तो उसमें जब डेफिनेशन जो बोल रहा है वो समझो कि इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट क्या बोल रहा है वो बोल रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है, तो अगर हम इसका सिंपलेस्ट देखेंगे तो एक रेशो आ रहा है इनमें। देखो कितना आ रहा है रेशो, आप देखो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं सबको 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 मतलब कार्बन है, तो एक कार्बन है हमारा। ठीक है, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन भी 1 है। अगर 6 से डिवाइड कर दूंगा मतलब इस रेशो में है। समझ रहे हो आप? ये एक सिंपल रेशो में इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यही इसका क्या होगा? यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आई। मतलब वो एटम्स का क्या होता है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन में। इट इज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ अ वेरियस एटम्स। एटम्स की बात कर रहा है, उसमें जो एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनका एक सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। चलो भाई ठीक है, हमें समझ में आया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये हमारा क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला जो बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ओके जी, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। फिर आता है सेकंड कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो इसकी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट। एग्जैक्ट यहाँ पर वर्ड का यूज हुआ है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं उन्हें टोटल को बोला जाता है। तो क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला? जैसे अभी मैंने जो आपका एग्जाम्पल बताया, अगर एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जैसे अगर मैं बोलूँ आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एग्जैक्ट जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है जैसे C6H12O6, तो हम पूरे की पूरे इसमें लिख देंगे। ये इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया करते हैं। अब इन दोनों में अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं, क्योंकि आईआईटी में क्या है, इस रिलेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो भाई क्या रिलेशन है इन दोनों में? तो इसका एक सिंपल रिलेशन है जो मैं आपको लिखवाता हूं। जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n लिखेंगे। अब ये n क्या है भाई, वो भी देखेंगे। n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, अब ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये इन दोनों में एक रिलेशन है। ये इन दोनों में एक रिलेशन है। आप किसी भी कंपाउंड का निकालोगे तो आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम में वो यही पूछता है कि है ना, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का बताओ, तो आप क्या करोगे? उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे। ठीक है, और n क्या है यहाँ पर? n ये एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है आपको, अगर आईआईटी वाला पूछेगा तो n एक जो होता है ये हमारा इंटीजर होगा। ये तो पहला आपको बात याद रखनी है, इसका कोई भी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन कोई भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? n इंटीजर। ये तो मस्ट है कि इंटीजर में होगा, मतलब कोई रेशियो नहीं होगा कि 2.5 में आए इसकी वैल्यू। तो ये क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होगा।
उसके बाद क्या है, इस n को हम कैसे निकालेंगे सर, और इस एम्पेरिकल फार्मूला को हम कैसे निकालेंगे जब वो क्वेश्चन में दिएगा, और किस प्रकार से वो देता है। ठीक है, हम इसका एक न्यूमेरिकल एंड में करेंगे। पहले जो जो टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, कैसे हम फार्मूला फाइंड करते हैं किसी भी चीज़ का, वो हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चला। तो n इक्वल टू वट, तो n हमारा क्या होगा, n जो हमारा होगा एक्चुअली में वो हम कैसे निकालेंगे, कभी वो दूसरी फॉर्म में दे देगा हमारा। अगर किसी का मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास हमें गिवन कर देगा उस कंपाउंड का, और हमें क्या बोलेगा, उसका एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास आएगा उसको अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे, एम्पेरिकल फार्मूला जो भी उसका मास होगा, फार्मूला मास, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा n वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, हमें दो फॉर्मूले याद हो गए। कौन कौन से, एक तो ये वाला मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और n वहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगी, और एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे वो हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। ठीक है, और n बराबर वो क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दे देगा कभी कभार आपको, और बोल देगा कि चलो एम्पेरिकल फार्मूला तो आपको निकालना पड़ेगा उसमें से। तो इस तरीके से करके n निकल जाएगा, पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आपको मोटा मोटा शायद ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज क्लियर हो जाएंगे कि हमें कैसे लगाने हैं और कैसे आंसर आने हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टर्म्स जो यूज़ होंगी कभी कभार क्वेश्चंस में वो मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी जो क्वेश्चंस में यूज़ होती है स्पेसिफिक, क्या बोलता है वो, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एक्चुअली में ये एक डेंसिटी है। क्या है हमारी ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिया गया है। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, अगर कभी आईआईटी वाला पूछता है तो ये पूछ लेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रिलेटिव लिया गया है, तो किसके रिलेटिव लिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर किसके रिलेटिव लिया गया है, वाटर के रिलेटिव। तो क्या होती है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला एक लिखाता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको कोई भी मिस नहीं करूँगा, सारी बातें लिखवाऊँगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि उसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, वो कोई सब्सटेंस हमें दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है, और किस में देगा, उसकी यूनिट भी लिख देता हूँ, किस में दे देगा, डेंसिटी किस में होती है हमारी, ग्राम पर एमएल में होती है ना, ग्राम पर एमएल में देगा। और किसके रिलेटिव, हम लोग कर किसके रिलेटिव रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और ये भी हमें किस में लेनी होगी, सेम यूनिट में, यानी कि ग्राम पर एमएल में लेनी होगी, और ये कितने, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रहेगा, तो ये फॉर्मूला तो आप भाई याद रखेंगे, जब भी किसी सब्सटेंस की वो निकालने के लिए पूछेगा स्पेसिफिक, तो आप इस फॉर्मूले को रखेंगे और आप आराम से वो न्यूमेरिकल कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, वो कभी कभार एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इसकी कोई यूनिट होगी क्या, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसकी यूनिट होगी, नहीं इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि देखो दोनों की सेम है, कट जाएगी, तो ये क्या है, एक यूनिटलेस है। एक चीज़ तो ये आप याद रखेंगे, क्या है ये अपनी यूनिटलेस, क्या है, क्वांटिटी है। एक तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, सेकंड चीज़ क्या है अपनी कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये आपको याद रखना है हमेशा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर हम कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। कितनी आती है, 1, किसमें, ग्राम पर एमएल में। ठीक है, इसे जी भी लिख सकते थे, है ना। तो अब हम जो बात करेंगे, ये 2 बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में। ओके, चलो भाई, हमें स्पेसिफिक डेंसिटी तो पता चल गया। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी देख लेते हैं, वेपर डेंसिटी। क्या होती है ये वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिक डेंसिटी और ये वेपर डेंसिटी, क्योंकि ये टर्म आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा एम्पेरिकल फार्मूला वाला, वहाँ पर ये यूज़ होंगी। देन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पता हो उनके बारे में, फार्मूला पता हो, ताकि हम आराम से अपना एम्पेरिकल फार्मूला वाला जो थिंग है उसको जोड़ तोड़ के आराम से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएँ। ठीक है, तो क्या होती है हमारी वेपर डेंसिटी। तो पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखनी, ये जो डेंसिटी ली गई है ना, ये जो डेंसिटी ली गई है वेपर डेंसिटी, ये किसके रिस्पेक्ट में ली गई है, ये डेंसिटी ली गई है, डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में ली गई है, ये आपको बहुत याद रखना है, ये हमारे H2 गैस के रिलेटिव ली गई है।
हाइड्रोजन की रिलेटिव। और हमने जो ऊपर पढ़ा था स्पेसिफिक, वो किसकी थी, वाटर की थी, और ये किसकी है, H2 यानी कि हाइड्रोजन की रिलेटिव। ठीक है, तो क्या होती है हमारी वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहे जैसे हमने अभी ऊपर लिखा वैसे ही लिखेंगे सेम चीज, कि डेंसिटी ऑफ अ गैस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, जो भी उसकी प्रेशर एंड टेम्परेचर पे दिए होंगे उस गैस का, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं, जिसके रिलेटिव ले रहे होते हैं, यही तो करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो H2 गैस के रिलेटिव ले रहे हैं, गैस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो भी उसकी दिया होगा ना उसकी डेंसिटी, तो अगर हम उनको इस तरीके से उसके H2 की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, उसकी वेपर डेंसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, मुझे लगता है आपको हर एक बात 1 बाय 1 स्टेप से मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये डेंसिटी कैसे आई, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी निकल सकता है, कैसे निकलेगा वो, चलो एक करके दिखाते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है बहुत सिंपल सी, जिसको बोलते हैं PV इक्वल्स टू nRT, गैस इक्वेशन है, आप गैसेज में भी पढ़ोगे, है ना। तो ये अगर हम इसको क्या करते हैं कि ये जो मोल होता है, मोल मैं बता चुका हूँ, मोल क्या होता है, वेट यानी कि मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट यानी कि ऐसे लिख देता हूँ मॉलिकुलर वेट, और RT। ठीक है, और हमारा जो ये जो हमारा मॉलिकुलर वेट है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये हमारा किस तरीके से बन जाएगा, अगर हम इसे और लिखना चाहें तो ये अगर P लिखूँगा तो M अपॉन V आ जाएगा नीचे, और RT, और नीचे ये जो हमारा MW था ये इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बस इधर ही आ गया है नीचे। ठीक है, इतना ही तो किया है हमने। तो ये जो हमारी टर्म बनी है बच्चे, अब ये बताओ ये क्या होता है हमारा, तो आपको बिल्कुल पता है ये हमारी कंसंट्रेशन होती है किसी की निकालने के लिए। ठीक है, क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, C से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी, ये D होगा हमारी डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगी हमारी डेंसिटी होगी, क्या होगी हमारी ये डेंसिटी होगी, तो ये हमारा D आ गया। ठीक है सर, और ये RT अपॉन MW को हम M भी लिख दें या MW लिखें ताकि हमारा क्लियर रहे, कोई यहाँ पर हमें डाउट ना है। ठीक है, तो ये हमें आया, तो D बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, D बराबर हमारा निकल के आएगा PM लिख देता हूँ, M हमारा मॉलिकुलर वेट है, ठीक है, और अपॉन RT। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है, ये हमारा पार्ट क्लियर हुआ कि इतना आ गया। ठीक है सर, अगर हम एक किसी अननोन की निकाल लें तो उसकी ये डेंसिटी आएगी। इस डेंसिटी से हमें ये पता चला कि एक ये रिलेशन आता है, इसको कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये वेपर डेंसिटी वाली जो है इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो पहले तो एक किसी सब्सटेंस के लिए लिख रहे हैं, तो देखना, तो वेपर डेंसिटी को मैं सिंपल VD करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, VD लिख सकता हूँ, मतलब वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारी इक्वल टू क्या आएगी, अगर मैं इसे इक्वल टू लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी मतलब गैस की वेपर डेंसिटी यानी कि P होगा, उसका प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, प्रेशर और टेम्परेचर तो हम दोनों के लिए क्या इक्वल लेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे जब भी हम दोनों का बोलेंगे, तो उसका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा बस। ठीक है, और RT, ये तो R तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही होगा, T भी कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है एट कांस्टेंट P एंड T। ठीक है, और नीचे हम लोग किसका लेंगे, हमारी डेंसिटी किसकी ली जाएगी H2 की, तो प्रेशर तो सेम रहेगा और मास जो होगा वो किसका रहेगा, H2 का रहेगा, अपॉन RT, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेना है। तो हमारा वेपर डेंसिटी यहाँ से क्या आएगा, देखो P से तो P कट जाएगा, P से P कट जाएगा, RT से RT भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ H2। ठीक है, और मॉलिकुलर मास ऑफ H2 कितना होता है, ये जो मॉलिकुलर मास ऑफ H2 कितना होता है हमारा, 2 होता है, 2 ही तो होता है, 2 × 1 यानी कि 2। तो हमारा ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इसको सिंपल याद रखना चाहें, जब वो हमसे पूछेगा कि मास, मॉलिकुलर मास किसी भी गैस का इक्वल किसके होगा, 2 × वेपर डेंसिटी, तो भाई ये चीज़ आज से हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बहुत आसान तरीके से इसको फाइंड भी करके बताया कि भाई कैसे आ रहा है एक्चुअली में, कि मॉलिकुलर मास ऑफ
एनी गैस अगर निकालना चाहें किस में, सिर्फ वेपर डेंसिटी की फॉर्म में अगर दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चीज़ एक और देख लेते हैं। अब ये तो हमने सारी बातें कर ली अपनी जो जो हमें करनी थी। क्या एक न्यूमेरिकल करें, क्या एक क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर बना के देखते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा क्या वो सच में सही भी है, मतलब क्या हम उसे लगा भी पा रहे हैं या फिर ऐसे ही बस हवा में चल रहा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और आईआईटी के आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी अप्रोच में बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करना है अपने को, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अ कंपाउंड, एक क्वेश्चन करते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स, एक कोई कंपाउंड हमें मिला जिसमें 4% के अराउंड 0.7% क्या था हमारा, उसमें हाइड्रोजन था, है ना। और 24.27 हमारे पास परसेंट क्या था, उसमें कार्बन था। एंड 71.65% क्या था हमारा, Cl यानी कि क्लोरीन था, है ना। इतनी वो मिशन दी थी। और उसने बोला था 8, उसका मोलर मास दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। मोलर मास इस कितना दिया हुआ है, 98.96 ग्राम, ठीक है। तो भाई वो हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई हमें पता है कि अगर ये दोनों निकालने हैं पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ फॉर्मूलाज। तो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, कैसे करेंगे सर अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उनको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ग्राम्स में लिखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कराता चलता हूँ, आप सिर्फ स्टेप लिखना है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जिस स्टेप में मैं करूँगा आप हर क्वेश्चन में वही अप्रोच लगाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए। हाइड्रोजन जितने भी परसेंट में दिया हुआ, जैसे कि लेट सपोज इसमें हमें लिख रखा है 4.07%, ऐसे परसेंट में भी देता है। कार्बन कितना दिया हुआ है, 24.27%, ऐसे ही तो दिया हुआ है। और फिर हमें क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, क्लोरीन हमें दिया हुआ है 71.65%। आपको कभी भी ये इन तीनों का आप जब समीशन करोगे तो कितना बनेगा, 100 ही बन रहा है, 100 ही बन रहा है। तो 100 बन रहा है, इसका मतलब हम इन्हें डायरेक्ट ग्राम्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 ग्राम ये रहा होगा, 4 ग्राम डायरेक्ट अगर मैं, और ये कितना रहा होगा, 24 ग्राम रहा होगा, है ना। और ये हमारा क्लोरीन कितना रहा होगा, 71.65 ग्राम्स, ठीक है। इनके भी आगे के जो 27 है ये भी हम चाहें तो ले सकते हैं 07, ठीक है। तो इतने ग्राम्स रहे होंगे। तो पहला चीज़ तो क्या है, आपको जिसमें भी वो किसी में भी दे रखा है ना, जिस भी यूनिट में दे रखा है, तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में करना है। पहली चीज़, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है ग्राम में कैसे करेंगे, जितना वो परसेंट में है वही ग्राम्स में, क्योंकि 100% तो वो एग्जिस्ट ही कर रहा है, तो क्या होगा, वो ग्राम्स में ही है। ये आप मान लेना कि वो कितने में है, ग्राम्स में। परसेंट देख के घबराना नहीं कि इतना परसेंट है तो क्या करूँ, वो एक्चुअली में किस में है, वो हमारे ग्राम्स में ही गिवन है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आया, चलो ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, आपको पता चल गया ग्राम में। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपका ना गलत नहीं होगा, पहले एक बार इसको समझ जाओगे फिर डायरेक्ट लगाना बताएंगे, ठीक है। तो उसके जब आप फिर क्या करेंगे, आप जैसे सिंपल हमारा जो रेशो है, जैसे कार्बन है हमारा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, जैसे हमारा कार्बन था तो कार्बन हमारा पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 4 ग्राम है, तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसको हम डिवाइड करेंगे ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको 4 लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का जितना भी दिया हुआ है उसके क्या करो, जितनी क्वांटिटी दी हुई है अपॉन उसका जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी कि 1 होता है। ऐसे कार्बन के लिए कितना दिया हुआ था, 24 दिया हुआ था, 24.27 है ना, तो 2 ही लिखेंगे, आगे की डिजिट लिखे ना लिखें वो एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, अप्रॉक्स में लेंगे। तो नीचे कितना इसका 12 लिख देंगे। फिर कितना था हमारा क्लोरीन था, कितना था हमारा 71 ग्राम,
है ना, 71.6 मान लेंगे, और बाकी नीचे इसका कितना होता है, हमें पता है इसका कितना होता है, 35.5 होता है, तो डायरेक्ट रख देंगे। तो अब इससे जो वैल्यू आएगी, हमारा सेकेंड स्टेप चला, ये तो हमारा 4 ही रहेगा, ये हमारा अराउंड 2 के आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, मोटा मोटा हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 लिखो। स्टेप नंबर, ये 2 स्टेप तो आई होप बहुत क्लियर है। पहले में क्या किया हमने, पहले में हमने सिंपल उसको ग्राम्स में लिखा, ग्राम के बाद उसको मॉलिक्यूलर वेट से सेकंड स्टेप में डिवाइड कर दिया। और थर्ड स्टेप में अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप देखो आप, तो कैलकुलेट द सिंपल होल रेशो। अब भाई देखो, ये तो हमारी वैल्यू आ गई थी कि हाइड्रोजन हमारा कितने में आ रहा है, सिंपल रेशो में क्या आ रहा था बताओ, हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन इसका मतलब जो अभी हमने कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन हमारे 2 आ रहे थे ऊपर देखो, है ना। तो अगर हम सिंपल इन्हें रेशो में कन्वर्ट करें, यानी कि 4 आ रहा था हाइड्रोजन, कार्बन हमारे 2 आ रहे थे, और क्लोरीन हमारा 2 आ रहा था। अगर हम इन्हें सिंपल रेशो में देखें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, और हम इनको क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और इनका सबका रेशो अगर सिंपल रेशो लिखे जाए तो कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, कि हाइड्रोजन कितना है हमारा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हमारा कार्बन और क्लोरीन, तो ये हमारा 4:2:2 है। और इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2:1:1, कैसे, मतलब डिवाइड कर दें अगर हम इसको किससे, 2 से, तो ये रेशो हमारा आ जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट रेशो चाहिए हमको इनका, आप समझ रहे हो, सिंपलेस्ट रेशो में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा ये है, ठीक है, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल रेशो। चलो भाई, थर्ड रेशो भी हम, थर्ड वाला जो पार्ट था वो भी हमें समझ में आया कि कैसे हमें इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना था। अब फोर्थ स्टेप देखो, स्टेप नंबर हमारा 4 क्या होगा। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया बच्चे कि क्या हो गया, कि कार्बन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, देखो कार्बन का 1 आ रहा है, ये जो कार्बन है, कार्बन का 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का 2 आ रहा है, हाइड्रोजन का 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, क्लोरीन का 1 आ रहा है तो क्लोरीन का 1 लिख दिया, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। क्या होगा, ये हमारा आ गया, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसे ही तो निकालेंगे हम हर एक क्वेश्चन के लिए, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब भाई सर ये तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर अभी तो 4 ही हुए हैं, अभी पूरा निकालने के लिए हमारा स्टेप नंबर 5 क्या है भाई, 5 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में इसका वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, यानी कि CH2Cl का कैसे निकालते हो आप, जैसे सिंपल निकालते हो, एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 12 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का होता है वेट, प्लस 35.5। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 35.5, यानी कि हमारा ये आएगा कुछ 14 और इतना, यानी कि 14 यानी कि 49.5 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा अपना, ठीक है। इससे इतना अपना आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इससे हम लोग जब जाएंगे तो ये हमारा क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया। अब हमसे कोई पूछे कि भाई बताओ क्या आएगा, तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसने हमसे, और एम्पेरिकल पूछा था, एम्पेरिकल तो हम निकाल चुके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यही तो होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। हमें क्या n निकालना है, क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं है, हम एम्पेरिकल निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, C है, H2 है और Cl है, ये तो सर हमें पता है, ये तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन n कैसे निकालूँ मैं अब, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। और आपको मैं n बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, n देखो कैसे निकालते हैं, n बराबर किसका वेट, हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में मोलर मास गिवन था। देखो आप क्वेश्चन पे जाके देखो, ये देखो ये मोलर मास 98.96 ग्राम हमें गिवन था। अगर गिवन था तो अच्छी बात है, और हमें पता है कि n बराबर क्या होता है हमारा, मोलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, मोलिकुलर मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, है ना, एम्पेरिकल फार्मूला।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, n रखेंगे, ऊपर हमारा कितना गिवन था, ये हमारी वैल्यू कितनी गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 98, कितना दिया हुआ है 98। तो हमने क्या किया भाई, चलो 98 गिवन है तो 98 पुट कर दिया, है ना। 98 पॉइंट कितना दिया हुआ था, 5 के अराउंड दिया हुआ था, है ना, जितनी भी वैल्यू दी हुई थी 98 पॉइंट सम 8 दी हुई थी 86, है ना। और नीचे हमारा कितना था 49 पॉइंट, हमारा जो 5 तक आया था, 50 या 3 जो भी आया था इतना, ठीक है, इतना आया था। तो अगर हम इनको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, अराउंड 2 के अराउंड आ जाएगा, अप्रॉक्स में बोल सकते हैं कि 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को क्या करें भाई अपन लोग, ये जब n बराबर 2 हमारा निकल गया है तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताओ आप जल्दी से। मॉलिक्यूलर जो हमारा फार्मूला बन के आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या बन के आएगा, अगर हम सिंपल निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा बताइए आप ज़रा। सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा हमारा 2 करेंगे इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हमारा कितना था, CH2Cl, यही था। अब इसको 2 से आगे पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H4Cl। तो भाई ये हमारा आ चुका है क्या, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 2 से किया है ना पूरा, ये हमारा क्या आ चुका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूलर हमने फार्मूला कैसे निकाला, स्टेप बाय स्टेप, ये आप कैसे काउंट करेंगे हर एक क्वेश्चंस के लिए, ये आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा कि आज भाई हमने जो भी आज सीखा है वो आप एक बार रिकैप भी कर सकते हो वीडियो को आगे पीछे करके कि कैसे किया, है ना। तो एक बार ये जो लास्ट वाला थिंग है एक बार दोबारा से बताता हूँ कैसे हमें चलना है। पहले कोई भी कंपाउंड हमें दिया होगा, कोई भी कंपाउंड अगर हमें दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले उसको हम लोग जो भी परसेंटेज में गिवन होगा उसको हम किस में, ग्राम, वो हमारे ग्राम ही होंगे। और अगर कभी वो ऐसा कर दे कि 2 एलिमेंट दे और तीसरा नहीं देगा, ऐसा अगर कभी वो दे दे कि मतलब सबका सबमिशन 100 ना बन रहा हो तो मतलब उसका मतलब है कि कोई और एलिमेंट वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो वाली न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। तो पहला स्टेप क्या करना है, सिंपल याद रखो कि जो भी परसेंटेज में दिए गए हैं वो 100 में से ही हैं, इसका मतलब उन्हें हम डायरेक्ट ग्राम लिख सकते हैं। जैसे 4% है तो 4 ग्राम, 24 है तो 24 ग्राम, 71 है तो 71 ग्राम। ठीक है, उसके बाद उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये जो आपको दिख रहा है, मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको एक सिंपल रेशो में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल रेशियो में आ जाएंगे। उस रेशियो को, वो जो सिंपल रेशियो आएगा आपका, वही आपका क्या होगा, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होगा। वही हम क्या, कार्बन जिस रेशियो में वो आपस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो हमें क्या लेना है, एक सिंपल रेशियो लेना है। 4 2 आ रहा था तो हमने उसको क्या किया, और कम किया जितना हम कर सकते हैं एक होल नंबर में। ठीक है, तो वो हमने किया तो हमारा एम्पेरिकल आ जाएगा। फिर हम उस एम्पेरिकल का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वो काम आएगा आगे किस चीज़ में, जब हम उसका n निकाल रहे होंगे। ठीक है, फिर हम वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है, उसमें हम वैल्यू रखेंगे। n हमने कैसे फाइंड किया, ये मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था क्वेश्चन में, और एम्पेरिकल फार्मूला का हमने ये निकाला 49। ठीक है, तो ये हमने इसको रखा तो 2 का अप्रॉक्स आया, इसको वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, और जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत आसानी के साथ मैंने जो अभी बताया है स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस बना के देखेंगे। नहीं बनते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आई होप लास्ट वीडियो होगी कि मोल कॉन्सेप्ट में आपको उसमें पूरे जो मोल वाला जो हमारे बचा हुआ है मोलैरिटी वाला थिंग, उसको बस मुझे आपको ख़त्म कराना है। देन हमारे 5 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।